हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल और आदिकाल का आज पाठ दूसरा भाग है। इससे पहले और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देरी नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? या अमीर खुसरो, या स्वयंभू, या पुष्पदंत, या अब्दुल रहमान। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे। कौन से आदिकाल के अंतिम चरण सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। क्या अबुल हसन है किसका? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग मान लीजिए 100 बताई गई। कितनी? 100 बताई गई है, जिनमें से महत्वपूर्ण क्या है? खालिक बारी है, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सूखने और गजल। ये सब क्या? ये महत्वपूर्ण इनके ग्रंथ हैं। किसके? अमीर खुसरो के। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्या श्रावकाचार है, या पृथ्वीराज रासो है, या पाहुड़, या भरतेश्वर बाहु बलिराज। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को लॉक कर देंगे, पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने। किसने? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। यह 18वीं सदी में की गई। राम कुमार ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। तो डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि भी माना जाता है। किसे? चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को कौन सा नाम दिया? क्या लोक भाषा दिया, या जन भाषा दिया, या देश भाषा, या अशुद्ध भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, और विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया देश भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो जन्मकाल की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है देख लेते हैं। पहले देखिए इसमें चंद बरदाई आएंगे। जो चंद बरदाई 1168 से, क्या 1168 से 1192 तक। और उसके बाद चंद बरदाई के बाद जगनिक आएंगे। जगनिक 1173 ईस्वी। अमीर खुसरो का 1253 से 1325 ईस्वी। और श्रीधर का 14वीं शती। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले चंद बरदाई, फिर उसके बाद जगनिक, खुसरो और श्रीधर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य किसे माना जाता है? क्या भविष्यत कहा को, या योग सार को, या परमात्मा प्रकाश को, या पाहुड़ दोहा को। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, भविष्यत कहा को। देखिए धनपाल कृत, ये जो भविष्यत कहा है ये किसके द्वारा लिखी गई? धनपाल के द्वारा, यानी कि धनपाल कृत भविष्यत कहा को माना जाता है। जबकि दोस्तों हम बता दें कि योगसार, जो ये योगसार है, परमात्मा प्रकाश के लेखक जो इंदु है, और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, भविष्यत कहा। और भविष्यत कहा को किसने लिखा है? तो धनपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक क्या गोरखनाथ थे, या महानाथ थे, या चरपटनाथ, या नेमिनाथ। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे,
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। किसे? जो नाथ संप्रदाय के आराध्य माना जाता है वो शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। इस पे हठ योग, ये जो गोरखनाथ है इन्हें आराध्य शिव कहा गया है। इस नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं और यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वानों ने नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर या मच्छेंद्र नाथ को मानते हैं। तो याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ और कुछ विद्वानों ने नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छेंद्र नाथ या मच्छेंद्र नाथ को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापुराण के रचनाकार कौन है? क्या अब्दुल रहमान है या पुष्यदंत है या धनपाल है या स्वयंभू है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, पुष्यदंत। दोस्तों देखिए, महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। कितने? 63। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो पुष्यदंत हैं या पुष्पदंत, इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत या पुष्यदंत, इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। तो सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं क्या सरहपा या मच्छंदर नाथ या कंडपा या गोरखनाथ? तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, मच्छंदर नाथ को। किसे माना जाता है दोस्तों? मच्छंदर नाथ को। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। याद रखिएगा, जो सिद्ध है सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ थे। इसके प्रवर्तक मच्छेंद्र नाथ थे। और सरहपा को हिंदी का प्रथम, क्या ये जो सरहपा है, इस सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है। सरहपा की रचना दोहा कोश है। और कढ़ापा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। ये कढ़ापा है, कढ़ापा को सिद्धा में मतलब सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि माने जाते हैं और इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। तो याद रखेगा, सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं तो मच्छंदर नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? जो आदिकाल पहला पाठ पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे से ये बताए हैं। तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बिसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है, क्योंकि जो पार्ट पहला हम पढ़ा दिए हैं उसमें पूरी डिटेल बताए हैं। MCQs यानी कि PYQ के आधार पर पूरी की पूरी डिटेल बता दिए हैं। कितने खंड है इसमें? 4 खंड भी हैं और इसके प्रेम कहानी का वर्णन है, पूरी की पूरी डिटेल में बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण, क्या सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा, क्या इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया? क्या सिद्ध को या नाथ को या सूफी या कबीर? तो सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है और सरहपा को सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है और सब सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। याद रखिएगा, पूरी की पूरी जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे सबके सब डिटेल इस तरह हम लोग खत्म कर देंगे। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? क्या चंद्रबरदाई या अद्धमार या विद्यापति या अमीर खुसरो या मुल्ला दाऊद? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, अमीर खुसरो। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप को सर्वाधिक निकट है? तो अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? क्या वीर और श्रृंगार रस है या श्रृंगार और भयानक रस या विभत्स और श्रृंगार रस या रौद्र और श्रृंगार रस या वीर और शांत रस? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। याद रखिएगा,
इसमें कुल 68 कितना लगभग क्या 68 कुल छंद हैं। इसमें पृथ्वीराज रासो में कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचनाकार चंद बरदाई है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद बरदाई है। इनमें 56 छंद का विशेषक माना जाता है। इन्हें इनको 56 चंद बरदाई को 56 छंद का विशेषक माना जाता है और इसमें ही कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वीर और श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि ऑप्शन नंबर डी हम लोग लॉक कर देंगे, सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इन्हें सरहपाद को राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। सरहपाद का यानी कि सरहपाद के ग्रंथ का क्या नाम है? दोहा कोश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिद्धों की वाणियों का हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो किसने संग्रहित किया? क्या महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने, या डॉक्टर शहीदुल्लाह ने, या डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी ने, या डॉक्टर हरमन याकोबी ने, या महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने? तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में, इसमें काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? क्या जायसी में, या तुलसी में, या कबीर में, या देवसेन में? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कबीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो, क्या नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो कौन है? क्या रामचंद्र शुक्ल हैं, या कर्नल टाड हैं, या श्यामल दास, या गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल टाड। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक और अप्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों का विवरण इंपॉर्टेंट जो है हम बता दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि पृथ्वीराज रासो को कौन प्रमाणिक माना है, कौन अप्रमाणिक और कौन अर्ध प्रमाणिक। तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक श्याम सुंदर दास माने हैं, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे और कर्नल टाड। क्वेश्चन में यही पूछा था कि पृथ्वीराज रासो के समय प्रमाणिक मानने वाले विद्वान है, तो इनमें से कर्नल टाड देखिए आया था ऑप्शन में। तो प्रमाणिक मानने वाले ये हैं, अप्रमाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, वुलहर और मुरादीन देवी प्रसाद। अर्ध प्रमाणिक कौन माने हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजन विजय। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन प्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक में पूछेगा कि संस्करण को पृथ्वीराज रासो के संस्करण प्रमाणिक मानने वाले, तो प्रमाणिक देखिए कर्नल टाड माने हैं। तो आप लोग ये याद रखिएगा, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों सब के सब हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए भरतेश्वरी, बाहुबली, रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? क्या जैन साहित्य का, या रासो साहित्य का, या सिद्ध साहित्य का, या नाथ साहित्य का? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, जैन साहित्य का। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। इसके भरतेश्वरी बाहुबली, इसके लेखक दोस्तों कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखिएगा कि गणपति चंद्र के अनुसार शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। तो भरतेश्वर, बाहुबली, रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो जैन साहित्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसहर चरित्र के लेखक हैं। तो जसहर चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? क्या स्वयंभू हैं, या पुष्पदंत हैं, या धनपाल हैं, या अब्दुल रहमान है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पदंत। जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं।
देखिए पउम चरियू के लेखक कौन है? स्वयंभू है। और भविष्यत कहा के लेखक धनपाल हैं। और संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। दब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में निम्नलिखित ग्रंथ की रचना किसने की? तो क्या आसगु ने किए, या शालिभद्र सूरी ने किए, या देवसेन ने किए, या जिनधर्म सूरी ने किए? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का लॉक हो जाएगा, देवसेन ने किए। दब सहाय पयास नामक अपभ्रंश लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने किए। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए चंदन बाला रास के रचना कौन है? आसगु हैं। भारतेश्वरी बाहुबली रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी हैं। और स्थूली भद्र रास के लेखक कौन है? जिनधर्म सूरी हैं। तो याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? क्या प्रबंध काव्य है, या खंड काव्य है, या महाकाव्य है, या मुक्तक काव्य है? तो संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है दोस्तों? तो संदेश रासक खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खंड काव्य। संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। किसके द्वारा? अब्दुल रहमान द्वारा। यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। ये जो संदेश रासक जो खंड काव्य है, यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। किससे? मेघदूत से दोस्तों, याद रखिएगा। किससे प्रेरित है? कालिदास के द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। और संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित द्वारा है खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? क्या 20 मानी गई, या 12, या 10, या 8? तो अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? तो अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई। तो ये अलवार तमिल कवि एवं संत थे। जो अलवार थे ये तमिल कवि एवं संत थे, तमिल के वहाँ कवि थे और संत थे। इनका काल 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी, कितना? जो अलवार हैं दोस्तों, इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। और इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। जो अलवार संत हैं तो इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। और ये तमिल के रहने वाले, यानी कि एक कवि एक संत थे। तो कितने अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई? तो 12 मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, पृथ्वीराज रासो की। तो कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो पृथ्वीराज रासो की है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। खुमार रासो के रचनाकार दलपति विजय। और परमाल रासो के रचनाकार जगनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पयुम चरियु को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो पयुम चरियु ग्रंथ की रचना किसने किए थे? तो स्वयंभू ने किया था, याद रखिएगा। ये पयुम चरियु के स्वयंभू, किसने? स्वयंभू ने इनकी रचना किए थे। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पयुम चरियु। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज भाषो की रचना क्या डिंगल है, या पिंगल है, या अपभ्रंश है, या अवधि है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, याद रखिएगा। अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी, अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। और अपभ्रंश और प्लस ब्रज भाषा, देखिए अपभ्रंश और प्लस ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रित को डिंगल कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो डिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? क्या राउलवेल, या हमीर रासो, या बिसलदेव रासो, या भरतेश्वर बाहुबली रास? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो नरपति नाल द्वारा, क्या नरपति नाल द्वारा
सन 1155 में। कब? सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम विशलदेव रासो में मिलता है, याद रखिएगा। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो विशलदेव रासो में मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आल्हा उदल नामक, क्या? आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? क्या खुमार रासो में, या परमाल रासो में, या विशलदेव रासो में, या पृथ्वीराज रासो में? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण, ये परमाल रासो में है। आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इसका नाम आल्हा खंड भी है। याद रखिएगा, जो आल्हा है यह छंद में लिखे जाने के कारण ही इसका अन्य नाम आल्हा खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। यह 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में योद्धाओं का जोश बढ़ाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? क्या विद्यापति को, या अमीर खुसरो को, या सरहपा को, या स्वयंभू को? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग राइट आंसर हो जाएगा, स्वयंभू को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। और जबकि सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है, याद रखिएगा। और सिर्फ हिंदी साहित्य का, क्या? जब हिंदी का पहला कवि पूछेगा तो आप लोग सरहपा के पास जाएंगे, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पूछे तब पर भी सरहपा के पास जाएंगे। जब किसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर पूछ देगा कि हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, तब बताएंगे। और सिर्फ नहीं तो सरहपा के पास जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे स्वयंभू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? क्या नेमिनाथ को, या मसेंद्र नाथ को, या गोरखनाथ को, या आदिनाथ को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोरखनाथ को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मसेंद्र नाथ या मच्छंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मसेंद्र नाथ माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया? क्या कामायनी को, या पृथ्वीराज रासो को, या खुमार रासो को, या विशलदेव रासो को? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आदिकाल के किस कवि ने, क्या? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली की रचना की है? तो आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली की रचना की है? क्या नरपति नाल, या विद्यापति, या चंद्रबरदा, या अमीर खुसरो? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अबुल हसन यानी कि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखेगा। खालिक बारी हुआ, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल, ये याद रखिएगा। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो विद्या कवि क्या श्री सिंह के, या कीर्ति सिंह, या जय सिंह, या माधो सिंह? तो विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो कीर्ति सिंह के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह, क्या? शिव सिंह और कीर्ति सिंह, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में सिर्फ कीर्ति सिंह दिया है तो कीर्ति सिंह के पास जाएंगे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के दरबारी कवि थे। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? क्या सरपाद, या चरपरीनाथ, या मसेंद्रनाथ, या कन्हैया?
तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे सरहपाद। सरहपाद सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और सरहपाद को ही सरोज वज्र, राहुल भद्र भी आदि नामों से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। ये जो है सबसे पुराने, सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं और इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। तो सरहपाद का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दोहा कोश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्हाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आल्हाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? क्या खुमार रासो है, या बिसल देव रासो है, या परमाल रासो, या हमीर रासो? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे, परमाल रासो। परमाल रासो आला उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865, क्या सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। याद रखिएगा, आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? तो फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? क्या पृथ्वीराज चौहान, या राजा जयसिंह, या खुमार रासो, या बिसल देव? तो आप लोग दोस्तों बताइए, चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद पद मिश्रित, क्या गद पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? क्या वह रत्नाकर, या उक्ति व्यक्ति प्रकरण, या राउलवेल, या परमात्मा प्रकाश? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राउलवेल। हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राउलवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है? क्या वज्रयानी साधना, या हठ योग साधना, या काल भैरव साधना, या सम्यक साधना? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, हठ योग साधना। देखिए, हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य। ह का अर्थ क्या है दोस्तों? सूर्य है। और ठ का अर्थ क्या है? तो ठ का अर्थ है चंद्र। याद रखिए, जो हठ है, हठ योग साधना, तो हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य है तथा ठ का अर्थ चंद्र है। तो इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो पाहुड़ दोहा के ग्रंथ के रचनाकार राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ डैश, यह कथन किस लेखक का है? क्या कल्लूलाल, या इंशाअल्लाह खान, या अमीर खुसरो, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो का कथन है। देखिए, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था और अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेलियां और मुकरियां लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो शारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह पद्धति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, क्या रहीम, सुंदरदास, जयदेव, विद्यापति? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विद्यापति। आदिकाल का जो पाठ पहला भाग पढ़ाए हैं, बहुत ही डिटेल में ये विद्यापति के बारे में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विक्रम की 7वीं शताब्दी के से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई, यह कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग लॉक कर देंगे, यह कथन चंद्रधर शर्मा
गुलेरी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो पृथ्वीराज रासो में 69 समय, यानी कि 69 समय सर्ग है। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई है। और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो किस नाम से पुकारा है? क्या अवहट से, या पुरानी हिंदी से, या अपभ्रंश से, या देसी भाषा से? तो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा, पुरानी हिंदी से। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृत हिंदी भाषा भी कहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? अमीर खुसरो का हर जब भी अमीर खुसरो से क्वेश्चन आ रहा था तो हम बताए हैं कि अमीर खुसरो का क्या नाम है, मूल नाम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? क्या स्वयंभू, या विद्यापति, या चंद्रबरदाई, या जगनी? तो राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया तो किसे? विद्यापति के। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। और विद्यापति शैव संप्रदाय, क्या विद्यापति शैव संप्रदाय के क्या थे? शैव संप्रदाय के थे ये विद्यापति, इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति। पूरी की पूरी डिटेल में बताए हैं। आदिकाल विद्यापति से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन किए हैं, तो पहला पार्ट आप देख लीजिए आदिकाल का। देखिए अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, तो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, कई बार बताए हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। तो आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, या सामाजिक चेतना, या आश्रयदाता प्रशंसा, या धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना? तो आदिकाल के साहित्य की उपेक्षित रहा है तो राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी। तो आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या प्राकृत थी, या पाली थी, या डिंगल पिंगल मिश्रित थी, या खड़ी बोली? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिंगल पिंगल यानी कि मिश्रित। देखिए आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मेल है, और पिंगल अपभ्रंश और इसका पिंगल दोस्तों राजस्थानी और ब्रज भाषा का है, और डिंगल राजस्थानी और अपभ्रंश का है, याद रखिएगा। और पिंगल राजस्थानी और ब्रज भाषा का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो रणमल छंद के रचयिता कौन है? क्या भट्ट केदार हैं, या जोइंदू है, या मधुकर कवि हैं, या श्रीधर हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्रीधर। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। यह 70 छंद में लिखित वीर गीत है, याद रखिएगा। जो रणमल छंद है ये कितने 70 छंद में लिखित एक वीर गीत है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? क्या राजेश्वर हैं, या समर सिंह है, या अनंगपाल, या सोमेश्वर? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत भाषा हिंदी से आशय है। क्या अपभ्रंश, या हिंदी, या प्राकृत, या पाली? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, प्राकृत भाषा हिंदी से आशय अपभ्रंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? क्या दलपति विजय, या नरपति नाल, या जटमल, या जलहड़? तो गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जटमल। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित। दलपति विजय की रचना कुमार रासो 9वीं सदी की है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 11, 84 या 86? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे। देखिए दोस्तों नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। देखिए पहला कौन है? नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षनाथ, सातवां चरपट, आठवां जलंधर, 9वां मलयार्जुन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? क्या नारोपा, या लुइपा, या गोरक्षपा, या सरहपा?
तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सरहपा सिद्धों में क्या है, सबसे पुराने हैं। इन्हें सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना दोहा कोश है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बगाजी ने किया। किसने किया? प्रबोध चंद्र बगाजी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? क्या राज सिंह के थे, या नर सिंह के थे, या शिव सिंह के थे, या कीर्ति सिंह के थे? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग लॉक कर देंगे। विद्यापति जिस कवि शिव सिंह के आश्रित कवि थे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शिव, हमारा सी यानी कि शिव सिंह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरुक्त था? क्या पद्मिनी, या कमलिनी, संयोगिता, या चंद्रिका? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संयोगिता। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, हम क्या बताए थे कि ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राउल वेल किस तरह की रचना है? क्या गद पद मिश्रित चंपू की, या शुद्ध वाक्य की, या नाटक की, या प्रेमाख्यानक प्रबंधक की? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राउल वेल किस तरह की रचना है? तो गद पद मिश्रित चंपू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? क्या रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या राम कुमार वर्मा ने, या नगेंद्र ने? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे, रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने लिखा। चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या नामवर सिंह, या रामचंद्र शुक्ल, या रामविलास शर्मा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। और पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग हुआ? तो 68 छंदों का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो देखिए हम दोहा कोश बताए थे ना, दोहा कोश किसमें आएगा? इतनी बार बताए हैं कि हर बार बताए थे दोहा कोश, दोहा कोश, दोहा कोश किसमें है? तो आप लोग बताइए, सरहपा। इससे पहले आप लोग याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोहा कोश बताए थे, तो चर्या गीत और दोहा कोश की रचना सरहपा द्वारा रचित गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध हेमंत चंद्र यानी कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरणी संबंधी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग को हम बता दे रहे हैं, देखिए पहले सरहपा है 7वीं से 8वीं शताब्दी, फिर लुइपा 8वीं शताब्दी, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी, अधमार 12वीं शताब्दी। तो यही है, देखिए सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत, अधमार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, इनका वर्ष याद रखिएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होता है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास इसमें नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।